हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बचे हुए तीन टॉपिक पढ़ेंगे। तो जिसको नहीं पता तो हम गर्भाव क्रांति जो है पढ़ रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है वीडियो, जो कि लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो इसमें 3 टॉपिक पढ़ेंगे जो NCSM के अकॉर्डिंग हमारे बचे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है आज अपरा निर्मिति। ठीक है, यानी अपरा का कैसे निर्माण होता है आयुर्वेद के अनुसार। तो देखो शुरू करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार क्या रहता है, देखो, गर्भिणी स्त्री के आर्तव व स्त्रोतसों का गर्भ के द्वारा अवरोध होने से गर्भिणी स्त्री में आर्तव व स्त्राव जो है नहीं होता। सही बात है, गर्भ के द्वारा जब अवरोध हो जाता है तो आर्तव व स्त्राव नहीं होता। ठीक है, इस तरह क्या रहता है, यह आर्तव नीचे से अवरोध होने पर, ठीक है, नीचे से अवरोध होने पर ऊपर की ओर आकर अपरा का निर्माण करता है। ये जो आर्तव है, क्योंकि गर्भ हो गया, ठीक है, तो गर्भ के द्वारा अवरोध हो गया, इसकी वजह से आर्तव नीचे की ओर अवरोध हो गया, तो वो क्या करता है, ऊपर की ओर आके अपरा का निर्माण करता है। और शेष जो आर्तव होता है हमारा, शेष आर्तव स्त्री शरीर में और ऊपर आकर स्तनों में प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, स्तनों में प्रविष्ट हो जाता है, जो शेष आर्तव बचता है। क्लियर है। दूसरा, जिससे गर्भिणी स्त्री के स्तन पीले उठे हुए तथा बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या क्या है, पीले उठे हुए बड़े दिखाई देते हैं। इसी आर्तव से स्तनों में स्तन्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसी आर्तव से स्तनों में स्तन्य की उत्पत्ति होती है। क्लियर है। तो हमने बात करी कि क्या रहता है कि गर्भ के द्वारा अवरोध होता है, वो नीचे नहीं आते तो ऊपर की ओर चले जाते हैं, अपना निर्माण हो जाता है और शेष जो बची होती है उससे ये सारी चीज़ें हो जाती है। स्तन जो है वो पीले उठे और बड़े दिखाई देते हैं। नेक्स्ट बात करें, इस प्रकार आर्तव का अवरोध होने पर उसी से अपरा बनती है। अपरा मतलब प्लेसेंटा। और यह अपरा 3 मास में बनकर पूर्ण हो जाती है। ठीक है, 3 महीने में बन के पूरी हो जाती है तथा गर्भ शरीर से गर्भनाभि नाड़ी द्वारा अपरा तक और अपरा से रक्त वहिनियों द्वारा मात्र हृदय यूट्रस है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तथा गर्भ शरीर से गर्भनाभि नाड़ी के द्वारा अपरा तक और अपरा से रक्त वहिनियों द्वारा मात्र हृदय तक संबंधित स्थापित हो जाता है। ये पूरा जो कनेक्शन होता है वो स्थापित हो जाता है। अतः माता के रस और रक्त द्वारा ही गर्भ के शरीर की वृद्धि होती है। हमने पोषण में बात करी थी लास्ट वीडियो, जिससे नहीं देखी ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो रस और रक्त से क्या होता है, गर्भ के शरीर में वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे जो अपरा का निर्माण होता है आयुर्वेदा के केस में। मॉडर्न का अपन मॉडर्न वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। क्लियर है। तो कैसे होता है, एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, ये अपरा की बात हो गई। उसके बाद आता है हमारा नाभि नाड़ी की बात करें तो देखो, नाभि नाड़ी क्या रहता है, फॉर्मेशन ऑफ अम्बेलिकल कॉर्ड। नाभि नाड़ी अम्बेलिकल कॉर्ड रहता है और अपरा होता है प्लेसेंटा। तो इसमें शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, देखो, तो इसी को नाभि नाड़ी गर्भ नाभि नाड़ी कहते हैं, क्योंकि यह गर्भ की नाभि से संबंधित रहती है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम, गर्भ नाभि नाड़ी, क्योंकि यह गर्भ की नाभि से संबंधित होती है। तो शुरू करते हैं। गर्भ के अंग प्रत्यंग व्यक्त होते हैं। ठीक है, जब अंग प्रत्यंग व्यक्त होते हैं यानी बनते हैं, तब गर्भ की नाभि से संबंध नाड़ी दूसरी और अपरा से संबंध रहती है। क्या बोला मैंने, गर्भ की नाभि से संबंध नाड़ी दूसरी ओर अपरा से संबंध रहती है। ठीक है, अपरा यानी प्लेसेंटा से वो कनेक्टेड रहती है। और अपरा द्वारा मातृ हृदय क्या था, यूट्रस, उससे संबंधित रहती है। इसी से मातृ हृदय से माता का आहार रस धमनियों से, मतलब वेसल्स से जाता हुआ अपरा में आता है, प्लेसेंटा में आता है। और क्रमशः वह प्लेसेंटा से गर्भनाभि नाड़ी यानी अम्बेलिकल कॉर्ड द्वारा गर्भ की नाभि से होता हुआ गर्भ के शरीर में पहुंच जाता है। तो फिर से पूरा का पूरा वो बताया कि कहाँ से आता है, और एट दी एंड उसका पोषण जो है हो जाता है किसका, गर्भ का। तो गर्भ की नाभि से नाड़ी लगी रहती है। सही बात है, नाड़ी से अपरा और अपरा से मातृ हृदय। अपरा यानी प्लेसेंटा, मातृ हृदय यानी यूट्रस, मातृ हृदय लगा हुआ होता है। अतः यूट्रस से ही सिराओं द्वारा अपरा तक रस रक्त का संचार होता रहता है। क्लियर है। तो इसके द्वारा ये संचार होता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्या है, तो इस प्रकार अपरा के साथ साथ गर्भनाभि नाड़ी की उत्पत्ति, अपरा यानी प्लेसेंटा, गर्भनाभि यानी, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्लैरिटी हो। गर्भनाभि नाड़ी की उत्पत्ति भी तीसरे मास में पूरी हो जाती है। ये भी तीसरे मंथ में होता है। और प्लेसेंटा भी क्या था, ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों 3 महीने में पूरे हो जाते हैं, जिससे माता का हृदय और गर्भ शरीर इनका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए चौथे मास में क्या होता है, चौथे मास में हृदय गतिमान होता दिखाई देता है और हृत ध्वनि भी सुनी जा सकती है। तो हृदय हो गया चौथे मास में। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रखा है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, अम्बेलिकस से कनेक्टेड अम्बेलिकल कॉर्ड, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, फिर उससे प्लेसेंटा और फिर उससे यूट्रस। एकदम क्लियर हो गया। तो नाभि नाड़ी की बात भी हो गई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है जो करिकुलम में आपके गर्भ अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग और गर्भ की विकृति क्या होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहता है बेसिकली। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का। तो पढ़ते हैं इसको। तो देखो क्या रहता है बेसिकली, सबसे पहले बात आती है गर्भ की, क्या है, गर्भ की अंग प्रत्यंग की बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है गर्भ का विकास क्या होता है। ठीक है,
तो देखो, शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर जब उसमें आत्मा, प्रकृति और विकारों का संयोग होता है तब उसे गर्भ कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। फिर उस पंच महाभूतों की फिर उस पंच महाभूतों की क्रिया होकर अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं, हमें पता है, उसे शरीर कहा जाता है। यह शरीर षडंग होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ, एकदम क्लियर है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता पॉइंट, संयुक्त बीज का फलित बीज निर्माण होने के समय से गर्भ का संपूर्ण विकास और निर्माण होने तक, क्या बोला मैंने, संयुक्त बीज का फलित बीज निर्माण होने से लेके उसका विकास और निर्माण होने तक का समय अर्थात 9 से 10 मास तक गर्भ माता के गर्भाशय में रहता है। 9 से 10 महीने जो वो गर्भाशय में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, प्रत्येक महीने के गर्भ की थोड़ी थोड़ी वृद्धि होते होते, ठीक है, मासानुमासिक वृद्धि हमने पढ़ा हुआ था, उसका शरीर पूर्ण हो जाता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी वृद्धि होती है, उसका शरीर पूरे का पूरा जो है बन जाता है। इस समय को 3 विभागों में बांटा गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको 3 विभागों में बांटा गया कि कैसे ये सब होता है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है बीज अवस्था। तो 3 क्या बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भावस्था। बीज अवस्था क्या रहता है, फलित बीज निर्माण होने के समय से लेकर ये कितना है हमारे पास 18 दिन तक का समय, ठीक है। क्या बोला, जर्मिनल पीरियड होता है फलित बीज भाई निर्माण होने के समय से लेकर 18 दिन तक का समय जर्मिनल पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद है एम्ब्रियोनिक पीरियड। इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। भ्रूण अवस्था को तो याद रखना है कौन सी अवस्था कितने दिन में होती है। गर्भावस्था को क्या रहता है, फीटल पीरियड 2 महीने से लेकर गर्भ के जन्म तक का समय है। इस अवस्था में गर्भ के सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। 2 महीने से लेकर कब तक का है, गर्भ के जन्म तक का समय होता है फीटल पीरियड। तो जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, फीटल पीरियड, क्लियर है। तो गर्भ के विकास के बारे में क्लियर हो गया कि कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट आता है इसमें गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि की बात करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या है। शुक्र और शोणित के संयोग होने से सबसे प्रथम मास में जो है स्वरूप बुधकर होता है और दूसरे महीने में शीत उष्ण नली से परिपक्व भूतों के संघात से, पहले पढ़ चुके हैं, मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो में एकदम क्लियर है हमें। संघात से गर्भ जो है घन बनता है। यदि वह गर्भ पिंड की आकृति का हो तो पुत्र उत्पन्न होता है, पेशी हो तो कन्या, अर्बुद हो तो नपुंसक होता है, हमें पता ही है। आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा मासानुमासिक वृद्धि है, यहाँ पे दे रखा है। तो पेपर में आएगा तो आपको एज इट इज़ ऐसे लिखना है, ठीक है। तीसरे महीने में 2 हाथ 2 पैर और पंचपिंडिका निकल आती है और अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म हो जाते हैं। चौथे महीने में पूरे के पूरे अंग प्रत्यंग विभाग जो है पहले की अपेक्षा क्या रहते हैं, अधिक स्पष्ट हो जाते हैं और गर्भ हृदय जो है स्पष्ट होने से चेतना धातु व्यक्त होती है। इस मास से गर्भिणी स्त्री को 2 हृदयनी कहते हैं, इंपॉर्टेंट बात थी। 5वें महीने में मन जो है अधिक प्रबुद्ध हो जाता है, 6ठे में बुद्धि, 7वें में संपूर्ण अंगों और प्रत्यंगों का विभाग और अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस महीने में पैदा हुआ बच्चा जीवित रहता है, हमने ये पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है 8वें महीने में ओज जो है अस्थिर होता है। 9वें और 10वें 11वें और 12वें में से किसी भी महीने के गर्भ का स्वाभाविक प्रसव होता है। इसके बाद यदि प्रसव हो तो वह विकारी गर्भ समझा जाता है, मतलब उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मिटी होती है। तो वैसे तो मासानुमासिक गर्भ वृद्धि में देखा है कि गर्भ वृद्धि होते समय सारे अंग प्रत्यंग सूक्ष्म तथा अस्पष्ट रूप से एक साथ ही उपस्थित रहते हैं और काल के अनुसार इनका जो है स्पष्ट होकर वे व्यक्त होते जाते हैं। क्लियर है, ये हमने पहले पढ़ा था इसलिए जल्दी जल्दी हमने पढ़ लिया। वीडियो आप देख लेना, फर्स्ट पार्ट में आइए। नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर भी आचार्यों के अलग अलग मत है। तो जो हमारा कवर करना है क्या, आचार्यों के अलग अलग मत है इसके बावजूद। अब क्या है, सभी इंद्रियों का मूल शिर है, ठीक है, सभी इंद्रियों का मूल शिर है, हमें पता है। अतः शिर पहले उत्पन्न होता है, शैनिक ऋषि कहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। तो इसमें क्या रहता है, शैनिक ऋषि, ठीक है, सभी इंद्रियों का मूल शिर है। अतः ये कहते हैं कि शिर पहले उत्पन्न होता है, तो ये कहते हैं शौनक ऋषि कहते हैं। नेक्स्ट ऋषि आते हैं कृतवीर ऋषि कहते हैं, बुद्धि और मन का स्थान होने से हृदय पहले उत्पन्न होता है। तो ये कहते हैं हृदय पहले उत्पन्न होता है, ये कहते हैं शिर पहले उत्पन्न होता है। प्राणी के शरीर की वृद्धि, नेक्स्ट ऋषि कौन से हैं, पाराशर्य ऋषि। प्राणी के शरीर की वृद्धि नाभि द्वारा होती है, प्राणी के शरीर की वृद्धि नाभि द्वारा होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया नाभि के द्वारा होती है, अतः नाभि पहले उत्पन्न हुआ है। तो अलग अलग आचार्यों ने बताया कि किससे किसकी वृद्धि होती है और कौन पहले उत्पन्न हुआ है, शिर, हृदय, नाभि, ये याद रखना है। गर्भ की चेष्टाओं का मूल होने से पाणिपाद की उत्पत्ति पहले होती है, हाथ पैर की उत्पत्ति पहले होती है, ये बोला मार्कंडेय ऋषि ने बोला। संपूर्ण गात्रों की उत्पत्ति निबद्ध होने से मध्य शरीर की उत्पत्ति पहले होती है, किसकी होती है, मध्य शरीर की जो होती है, ये बोला है सुभूति गौतम ने, ठीक है। उसके बाद क्या है, धन्वंतरी का मत क्या है, धन्वंतरी, तो देखो धन्वंतरी का मत क्या है, धन्वंतरी जी का मत क्या है,
तो गर्भ में सभी अंग प्रत्यंग एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। ये कहते हैं सारे अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु जैसे कि आम्र का फल सूक्ष्म रहता है, आम्र का फल सूक्ष्म रहता है, तब उसके अंग प्रत्यंग उपस्थित रहते हुए भी दिखते नहीं, वैसे ही गर्भ शरीर में सर्व अंग प्रत्यंग एक साथ ही उत्पन्न होते हुए भी सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं देता। क्लियर है? तो एक साथ उत्पन्न होता है, बट उन्होंने वही बोला इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखाई नहीं देता, बट होता क्या है इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग है, तो सबके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास, तो इसमें क्या है कि समय के व्यतीत होने पर वे जब व्यक्त होते हैं तभी दिखाई देते हैं। तो इसमें एक कंसाइज टेबल बना दिया कि आपको याद करने में आसानी हो कि किसने क्या बोला है, शेर हृदय नाभि, ठीक है, ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट आता है टॉपिक आता है पंच महाभूतों से उत्पत्ति की बात करें। तो देखो पंच महाभूतों से उत्पत्ति की बात क्या है, तो देखो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच महाभूतों से उत्पत्ति। गर्भ पर पंच महाभूत की क्रिया होने से अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति होती है, और हमने बात कर ली थी कि कौन कौन से महाभूत क्या क्या रोल परफॉर्म करते हैं, तो ये वाली बात क्लियर है। नेक्स्ट आता है पित्रज आदि षड भावों की उत्पत्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको, ठीक है। तो पित्रज भाव क्या रहते हैं, केश शमशु, जितने भी कठिन होते हैं ना, देखो ये फंडामेंटल ट्रिक है, जितने भी स्थिर और कठिन है, जितने भी हार्ड पार्ट है ना, सारे क्या होंगे पित्रज, क्योंकि पिता क्या होते हैं, सख्त होते हैं, तो सारे सख्त। केश शमशु लोम अस्थि नख दांत सिरा स्नायु सारे क्या हैं, ये वाले पित्रज भाव है। मात्रज क्या है, मम्मी जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो मृदु और गुद, तो जितने भी सॉफ्ट वाले भाव है वो मात्रज भाव है, तो याद करने में आसानी होगी। क्या क्या, मांस रक्त मेद मज्जा, ये आता है MCQs में, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। मांस रक्त मेद मज्जा, ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। उसके बाद आता है रसज भाव की बात करें। रसज क्या रहता है, शरीर के धातुओं की वृद्धि बल वर्ण स्थिति तथा क्षय आदि जो है भाव रहते हैं, रसज हो गया, ठीक है, जो रस से उत्पन्न होते हैं। और नेक्स्ट आता है आत्मज भाव है, इंद्रिया ज्ञान विज्ञान, ये सब आपको याद करना है। सत्वज भाव क्या रहता है, सत्वज हो गया पवित्रता, ईश्वर में आस्तिकता, वेदों में रुचि, गुरु आचार्य और विद्वान इनके प्रति आदर आदि भाव, ठीक है, ये सत्वज हो गया। और लास्ट आता है सात्वज, तेज आरोग्य बल वर्ण तथा मेधा आदि भाव। इस प्रकार गर्भ की उत्पत्ति में या गर्भ की वृद्धि में उपयुक्त भावों का योगदान रहता है। क्लियर है? ये पित्रज और षड भावों की उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये भी अक्सर पूछा चला जाता है। लास्ट टॉपिक आता है इसमें आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, तो देखो सुश्रुत के अनुसार क्या, जो हमारे आचार्य हैं, रक्त से उत्पन्न हुआ यकृत प्लीहा की उत्पत्ति होती है, रक्त से, रक्त के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज़ होगा, आप आगे भी पढ़ोगे तो आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद करना। रक्त से यकृत और प्लीहा की उत्पत्ति, ठीक है। उसके बाद रक्त के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति, रक्त के किट से उंडुक की उत्पत्ति, कफ रक्त मांस से सार भाग से जीवा की उत्पत्ति, मांस रक्त कफ मेद के प्रसाद भाग से वृषण की उत्पत्ति, ठीक है, रक्त कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति और रक्त मेद के प्रसाद भाग से वृक्कों की उत्पत्ति होती है। रक्त कफ के प्रसाद भाग से तथा वात पित्त से आंत्र गुद बस्ती की उत्पत्ति होती है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति होती है। तो क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। तो ये थर्ड वीडियो थी, पहली दो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। गर्भाव क्रांति एकदम क्लियर है, हमें तीनों वीडियो हो चुकी है, गर्भाव क्रांति हमारा ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छी वीडियो लगी होगी, लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताना, वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।